वाइल्डिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। अब स्थिर जैमर प्रूफ संचार क्या मतलब है? जैसे वाटर प्रूफ होता है ना कि पानी, मतलब जैमर प्रूफ मतलब अवरोध उत्पन्न करना से संबंधित है। संचार के लिए वाइल्डिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया। जैसे मान लीजिए इंडियन एयरफोर्स की जो सबसे पहली जो डिमांड यह थी, हमने आज वाइल्डिंग से शुरू किया, इसलिए क्योंकि इसको निपटा ही दे, जो भी ये रहा है जो दिमाग में बना था वो रह जाता है। किसका क्वेश्चन था वही वाइल्डिंग? ठीक। तो वाइल्डिंग क्या है? इंडियन एयरफोर्स ने अपनी सुविधा के लिए एक जैमर प्रूफ तकनीक विकसित किया कि इसको जो है हम अपने सिस्टम्स में लगा देंगे तो जो जैमर की जो प्रॉब्लम्स आ रही है कहीं कहीं किसी क्षेत्र में, जैसा कि मैंने बताया था कि इस टाइप के जो जैमर का जो मामला है चीन कहीं कहीं ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो जैमर की दृष्टि से जो है उसको एक उसका काट वाइल्डिंग क्या है कि जैमर वाले क्षेत्र में भी अगर हम एंट्री करते हैं तो उसको वहाँ फेल कर देगा। हमारा ये सिस्टम वाइल्डिंग जो सिस्टम है उसको भी वो फेल कर देगा। जैमर लगाते क्यों है? सिग्नल्स को रोकने के लिए, जो बाधा पहुंचाने के लिए सिग्नल्स को। क्या जैमर इसलिए लगाया जाता है? तो उसको भी क्या करेगा वाइल्डिंग? जैमर की व्यवस्था को वहाँ फेल कर देगा। ठीक है। तो वाइल्डिंग सिस्टम जो है विमान की टक्कर को भी रोकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एयर उसमें पाथ में हम कहते हैं चीन के ऊपर से ही गुजर रहा है या पाकिस्तान के ऊपर से ही गुजर रहा है अगर इंडियन एयरफोर्स की कोई विमान, तो क्या कर रहे हैं उस क्षेत्र को जानबूझकर जैमर लगा देते हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए उनके उस सिस्टम को फेल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से अपनी टेक्नोलॉजी विकसित कर दे रहे हैं जो कि वाइल्डिंग के नाम से जाना जा रहा है। अगर वो ऐसा कुछ करते भी हैं कि हम पर्टिकुलर फिक्स पाथ में, जिससे होता क्या है कि जो विमान होते हैं इनके फिक्स पाथ होते हैं, ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ भी जैसे भी उड़ दें, ऐसा नहीं है। एक इनका भी एक फिक्स पाथ है, जैसे एक फिक्स रोड है कि ऐसे हमें यहाँ से वहाँ जाना है फिक्स इसी NHAI पे और इसी नेशनल हाईवे से, वैसे इसका भी एक फिक्स पाथ है। तो इस फिक्स पाथ पे कोई दुर्घटना न होने पाए, कोई प्लेन्स की दुर्घटना न होने पाए, कोई और समस्या न आने पाए, उसके लिए क्या है जैमर तकनीक विकसित किया, मतलब उसको जो है वाइल्डिंग विकसित किया गया जैमर को रोकने के लिए। ठीक है। तो अब वहाँ जैमर सिस्टम उनका फेल हो जाएगा और हमारा जो ये सिस्टम है ये काम करेगा। तो मतलब बस इतना ही है, इसका समझ में आ रहा है कि वही जैमर सिस्टम को भी, जैमर टेक्नोलॉजी को भी फेल करने के लिए ये चीज़ें वाइल्डिंग जैसी चीज़ें विकसित किया इंडियन एयरफोर्स। सेटिस्फाई है इतना ही खाली, लेकिन अच्छा है आपने कुछ अच्छी तकनीक ले आया और उससे 10 लोगों को और लाभ आने। इसके बारे में और भी कोई जानता था भाई? वाइल्डिंग के बारे में नहीं सुना था। मैं अभी देख भी रहा था 2-4-6 घंटे पहले, तो सुबह मॉर्निंग टाइम कि इतनी शब्दावलियाँ हैं ना कि आप अगर उन शब्दावलियों से कहीं कहीं अछूते रह जाएंगे तो हमारे पूरे पढ़ने का मतलब वो संकल्पना पूर्ण हो नहीं पाएगा। और उन शब्दावलियों को हमें वास्तव में कैप्चर करना चाहिए। अभी मैं एक टोकामक एक शब्द मैंने कहा था, जब उसका फुल फॉर्म में बता रहा है ईस्ट का, तो टोकामक क्या है? एक विशेष रूप से एक तकनीक है, उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। और टोकामक खास रूप में आपके 2022 में प्रचलित रहा है टोकामक जो प्रणाली, जो तकनीक। तो इसके बारे में मैं ठीक से चर्चा करूँगा। हो सकता है टोकामक जैसी चीज़ें कुछ भी, तो इसको हमें विशेष रूप से सजगता से और जागरूकता से इसको कैप्चर करना पड़ेगा, इसके पर जागरूक रहना पड़ेगा और जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो मैं चर्चा कर रहा था। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है स्वाट। किसी ने पूछा तो स्वाट क्या है? चलिए इसको भी निपटा देते हैं। स्वाट जो है आपने सुने होंगे कि बख्तरबंद गाड़ियों में स्वाट टीम, बख्तरबंद गाड़ियों में न्यूज में आए दिन न्यूज में आप सुनते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियों में स्वाट टीम गई वहाँ
या स्वाट टीम के द्वारा फला तरीके का जांच किया गया। आतंकी विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए इस तरह की जो जांच टीम गई, स्वाट टीम गई, ठीक है। तो ज़्यादातर टेररिस्ट इफेक्टेड एरिया में टेररिस्ट जो जहाँ पे ज़्यादा जैसे कश्मीर और जम्मू के इस तरह से बॉर्डर पे सोपोर और इस तरह से वहाँ पे जो संबंधित हैं, तो ऐसे बॉर्डर एरिया में स्वाट टीमों का ज़्यादातर गठन किया जाता है। स्वाट टीम क्या है कि स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, आप नोट कर सकते हैं इसको, SW80 स्वाट। SW80 स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, स्वाट टीम। ये क्या होता है कि जब वास्तव में जो रक्षा क्षेत्र में जो नॉर्मल जो मतलब वो होते हैं हमारे आर्म्ड फोर्स के लोग होते हैं, वो जहाँ कहीं कहीं फेल होते हैं या फेल होने से मतलब है कि विशेष इनको मतलब वो प्रणालियाँ विकसित की गई हैं, इनको विशेष प्रशिक्षण दिया गया है स्वाट टीम को। और स्वाट टीम क्या करती है, कुछ प्रशिक्षण उनको भी देती है कुछ जगहों पे कि किस तरह से आतंकी गतिविधियों को निगरानी करना है, किस तरह से विशेष परिस्थितियों में उनको सतर्कता रखना है, किस तरह से आने वाली समस्याओं से निपटना है। तो स्वाट टीम क्या होती है, उसका गठन किया गया है भारत। और स्वाट टीम जो है पूर्ण रूपेण आतंकी गतिविधियों या विशेष जो है इस तरह की घटनाओं का निरीक्षण करती है या उसको कवर करती है स्वाट टीम। जैसे अपने ही उसमें जो है लोकल अगर लेवल पे देखा जाए तो एसओजी या इस तरह के जो कुछ अलग अलग टाइप के जो गठन किए जाते हैं, तो क्या है इसी टाइप की चीज़ें हैं, वो अपने उस पर हायर लेवल पे स्वाट टीम है। NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इस तरह से मतलब आए दिन जो समस्याएं होती हैं तो उनके लिए गठन किया जाता है। अच्छा, उनके भी इतिहास भी हैं और उनके कारण भी हैं। जैसे SOG टीम की जो गठन की गई तो कब की गई भाई, कुछ किसी को आइडिया है? कभी एक समय ऐसा हुआ था कि टेररिस्ट कहा जाए कि जो भी अपराधी कहा जाए, श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आपने सुना होगा। तो यूपी में कभी एक ऐसा समय था कि माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व कल्याण सिंह जो अभी दिवंगत हो चुके हैं, उनकी उसने क्या किया था, सुपारी दिया था कि मार लेंगे, इत्यादि साथी कुछ ऐसा था उसमें। तो उस समय मतलब इसकी इस टाइप की जो है उसका गठन किया गया, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, STF है। तो STF हो गया या इस तरह के जो फोर्सेज का गठन किया गया। और फिर उसके बाद इससे ही इस तरह के फोर्सेज का जब गठन किया गया तो आगे तक ये चलती ही रही। और विशेष रूप से जो अभी आप देखिए इलाहाबाद की जो घटनाएं हो रही हैं, जो अभी हुआ घटना आतिक अहमद से संबंधित जो है, तो उसमें भी जो है STF कई जगहों पे छापेमारी कर रहे हैं। इस टाइप से स्पेशल टास्क फोर्स की गठन, ठीक है, जो कि अच्छा उसमें भी अच्छा कई चीज़ें हैं, इंटरपोल और तरह तरह की सारी चीज़ें आप लोग उससे भी अवगत होइए। और जो शब्दावलियाँ मैं बोल रहा हूँ तो आप कहीं नोट भी करते रहिए, कहीं उस मौके पर उसको आप करेंगे कि इंटरपोल हो गया, या अगर स्टेट लेवल की जो चीज़ें आएंगी तो उसमें करंट की चीज़ें हैं, STF के बारे में पूछ लेगा STF का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं कहीं आप उसको थोड़ा सा समझ निकाल के पढ़ेंगे। और जो भी अगर नहीं समझ में आएगा, मटेरियल नहीं मिलेगा तो उससे चर्चा करेंगे, मैं उसको बताऊँगा। तो इस तरह की घटनाओं को क्या करेंगे, आप कवर करेंगे, STF क्या है और तरह तरह की जो फोर्सेज। देखिए आज का जो विशेष जो मतलब मुद्दा है, कहीं कहीं एक आतंक विरोधी गतिविधियों का, आतंक विरोधी जो चीज़ें समस्याएं हैं उसको निराकरण की जो समस्याएं हैं उसको नहीं हो पा रहा है जिसका वो है, और दूसरा जलवायु परिवर्तन और जलवायु से संबंधित खतरों के लिए। तो दो तीन कारण ऐसे हैं जो विशेष रूप से जो है समाज में प्रचलित है। तो इन सब पे जो है क्वेश्चन आना स्वाभाविक है परीक्षा में, ठीक है, इसको हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे,
जैसे अभी तक तो हम लोगों ने बहुत बात किया जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित और तरह तरह की सारी चीज़ों से संबंधित बात किया। थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि जो परमाणु ऊर्जा का आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो इस समय अध्यक्ष कौन है, कुछ आइडिया है? करंट में कुछ आप लोगों ने करंट सिनेरियो में कुछ पढ़ा? जो कमलेश नीलकंठ व्यास, मतलब KN व्यास, कमलेश नीलकंठ व्यास जी जो है 2018 से लेके अब तक इसके परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष मतलब चेयरमैन वो हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कमलेश नीलकंठ व्यास के 2018 से लेके अब तक भारत अच्छा इसमें जो सबसे प्रथम अध्यक्ष जो रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब आयोग का गठन हुआ था उस समय कौन थे भाई? परमाणु ऊर्जा आयोग का जब गठन हुआ था उस समय सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में कौन थे? मेहनत करना पड़ेगा भैया, तो हाँ ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में मैंने बताया था ना, जो सबसे पहले चेयरमैन या अध्यक्ष रहे परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और इसके बाद जो है आज के डेट में बीच में बहुत लोग हुए, फिर जाके लास्ट में अभी इस समय कमलेश नीलकंठ व्यास जी जो है उसके अध्यक्ष। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग होता है या डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं अगर परमाणु ऊर्जा विभाग की, तो वो किसके अधीन रहता है? प्रधानमंत्री के अधीन रहता है। ठीक है, वो मतलब वो मंत्रालय जल्दी किसी को दिया नहीं जाता है, ये खास रूप से प्रधानमंत्री के पास ही उन्हीं के देख रेख में और उन्हीं के उसमें मतलब वो जवाबदेही जो इनके प्रति होती है वो उन्हीं की मतलब इनकी होती है, वो उनके प्रति। ठीक है ना, प्रधानमंत्री इनसे जवाब देते हैं अध्यक्ष और इन सबसे। तो पूरी तरह से मॉनिटरिंग और कमांडिंग एक तरह जिसकी होती है उसमें किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा या इस तरह की चीज़ें छोटी चीज़ें तो है नहीं, क्योंकि ये बहुत अपने आप में जिम्मेदारी भरा चीज़ है, बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारियों से चुनौती से भरा हुआ एक मतलब विभाग है या एक इस तरह का एक डिपार्टमेंट। ठीक है ना। तो अच्छा, भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है। नोट कर लें इसको, भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक गवर्निंग बॉडी जो शासी निकाय है, इसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। और एक संरचना भी थोड़ा सा बनाएंगे हम इसके बारे में, परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में। कब गठन हुआ भाई इसका? 1948। ठीक है ना। फिर इसके अंतर्गत दो चीज़ें और आई, एक विभाग आया इसका परमाणु ऊर्जा विभाग, ऊर्जा विभाग। ठीक है, इसका गठन कब हुआ है? और दूसरी चीज़ यह है कि गठन के साथ ही जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका परमाणु ऊर्जा विभाग का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, डैश से दिख रहा है इधर, डैश से ऐसा तो ना ऊपर इसकी स्थापना 1954 में हुई है। स्थापना जो है 1954 में हुई है।
और परमाणु ऊर्जा विभाग जो है अपनी तकनीकी जो मदद प्रदान करता है, सहायता जो प्रदान करता है, वो किसको? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को। ऊर्जा नियामक बोर्ड। अपनी तकनीकी जो सहायता जो प्रदान करता है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जिसका गठन जो है जनवरी 2023 में हुआ है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अंतर्गत लिखिएगा, जनवरी 2023 में हुआ है। और श्री दिनेश कुमार शुक्ला जी कौन है? इसके मतलब डायरेक्टर है, निर्देशक या चीफ हैं जो दिनेश कुमार शुक्ला जी, AERB। और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है, परमाणु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 1962 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, ठीक है ना, बोर्ड का परमाणु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 1962 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और इसके साथ ही जो है अब हम परमाणु ऊर्जा के मामले में जो भी चीज़ें अभी हमने पढ़े अब तक, तो इससे थोड़ा सा लाभ और हानि हमें जानना जरूरी है, चाहे भारत के संदर्भ में हो चाहे वैश्विक संदर्भ में हो, इनके जानने जरूरी है। ठीक है ना? तो लाभ के बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख लें। परमाणु ऊर्जा से होने वाले लाभ। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत, जीवाश्म ईंधन का विकल्प। अब जीवाश्म ईंधन का विकल्प के रूप में हमें क्या है? एक तो परमाणु ऊर्जा है, दूसरा कि पवन, सौर और इस तरह के बहुत सारे वैकल्पिक ऊर्जा हमारे पास हैं। ठीक है ना? जरूरी भी है, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है कि जो जीवाश्म की जो ऊर्जा ईंधन का जो खपत होने के बाद हमें पूर्णतः तैयार रहना पड़ेगा इस तरह के ऊर्जा वैकल्पिक स्रोतों पर, और वैकल्पिक के साथ साथ इनको अस्थायी स्रोत हमें बनाने होंगे आगे। ठीक है ना? तो देखिए होता क्या है, वनडे एग्जाम्स में जो है हमें बहुत छोटी सी जानकारी रखनी पड़ती है, लेकिन जहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप के और इस टाइप के पेपर्स जहाँ हमको देने हो, GS फर्स्ट, GS सेकंड, इस टाइप के पेपर, तो हमें किसी विषय वस्तु के पर पूरी उसकी संकल्पना और अपने हिसाब से सोचे हुए अपनी एक मैथोलॉजी, ऐसी अपनी एक टेक्निक, उसके प्रति आपकी सोच क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, वो भी आपको रखना ही पड़ता है। ठीक है ना? जैसे अपनी तरफ से भी कुछ आप सोचिए उसमें कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या क्या हम इसके लिए कर सकते हैं, कि क्या क्या हम इसके लिए दृष्टिकोण अपने बना के रखने चाहिए, क्या क्या हम इस वास्तव में इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है ना? तो ये चीज़ें एक आम सिविलियंस की भी एक धारणा होनी चाहिए कि वास्तव में होने वाली घटनाओं का या उसकी सजगता के लिए हमें वास्तव में क्या ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोनों पक्ष को सोच के हमें चलना होता है ना। तो कम ईंधन में अधिक ऊर्जा, ये लाभ की संकल्पनाएं हैं सब। कम ईंधन में अधिक ऊर्जा, निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति, ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता,
अच्छा, इसमें क्या है, इससे CO2 की कम मात्रा का उत्पादन होना, CO2 की कम मात्रा का उत्पादन होना। और CO2 किसके प्रति उत्तरदायी है भाई? ग्लोबल वार्मिंग और तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉल्यूटेड, एक तरह से पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान नहीं रहता है। ठीक है, लिख सकते हैं आप, इसका योगदान जो है ग्लोबल वार्मिंग में ना के बराबर होता नहीं रहता है। जब CO2 का उत्सर्जन होगा नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं। ठीक है। अच्छा, भारत के संदर्भ में अगर इस चीज़ को देखा जाए तो लंबे समय के लिए बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहायक है। भारत के संदर्भ में लंबे समय तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक है। उसके बाद भारत में ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक विकास हेतु सहायक है। ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कैसे? जैसे आप देख सकते हैं कि इसरो क्या कर रहा है कि अपनी तकनीक से अपने ही उसके देश के लिए प्रगति नहीं कर रहा है, वरन ये दूसरे देशों को भी वो सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा है और उसके एवज में कुछ उसको आर्थिक फायदा भी हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हम अगर एक समय ऐसा आएगा कि जब हम थोरियम की तरफ अपने दृष्टिकोण को बनाएंगे, थोरियम की तरफ हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, तो ऐसा एक समय आएगा कि जो भंडार हमारे पास थोरियम का प्रचुर मात्रा में है, उससे मिलने वाले जो वह तत्व हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो तीनों चरण हैं, तीनों चरण में एक प्रोसेस के तहत लोएस्ट लेवल का ही सही, लेकिन दो तरह की चीज़ें, एक तो फिजन एलिमेंट, दूसरा जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमें मिल रहा है उसको हम कहीं कहीं ईंधन के रूप में दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें आर्थिक लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भी होगा हमारा। ठीक है। अच्छा, भारत की आर्थिक विकास दर बनाए रखने में सहायक होगा, मतलब भारत को रिचेस्ट बनाएगा। इसमें जैसे इसरो का योगदान है, वैसे इसमें जो है हम भी कहीं न कहीं इसमें आगे बढ़ेंगे। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि सिर्फ इसमें आर्थिक अपने फायदे के लिए ही नहीं है, मतलब हमें थोरियम से होने वाले शॉर्टेस्ट जो नुकसान है उससे हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन यूरेनियम का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। और हम थोड़े यूरेनियम का उपयोग करके अगर थोरियम को भी उपयोग में लाते हैं तो थोरियम का दुष्प्रभाव भी बहुत कम है। थोरियम के रेडियो जो विकिरण है उससे निकलने वाले हानिकारक जो विकिरण है उसका प्रभाव बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं कुछ समय तक के लिए। हम कहते हैं 1, 2, 3, 4 पीढ़ियों तक, तो इतना ही उसका दुष्प्रभाव थोरियम का, लेकिन यूरेनियम का ज़्यादा है। और भारत में थोरियम का जो विशाल भंडार तथा भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम सकारात्मक पक्ष की तरफ है, मतलब हमारा ये यहाँ पे भंडार मिलना थोरियम का एक हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है ना। हान इसमें नोट कर लीजिए, हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं इसमें। हानियों में दुर्घटना आशंका है अगर हम उसको मैनेजमेंट सही नहीं कर पाए, उसके प्लांटेशन उसके प्लांट्स के, और तमाम तरह की जो समस्याएं अभी बीते समय में हुई हैं, जैसे कभी हम उसको जो है नागासाकी और हिरोशिमा की तरह कहीं प्रयोग कर दें। अच्छा, एक चीज़ और आप जानते होंगे कि हिरोशिमा या नागासाकी की जो घटना हुई वो हुई क्यों? विश्व युद्ध में जो भी चीज़ें रही, जापान ने अगेंस्ट में अमेरिका के पर्ल हार्बर की घटना उसने किया। ठीक है, पर्ल हार्बर की घटना जापान ने किया और उसका इसका प्रतिफल मिला कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसी जगहों पे बम गिराएगा। ठीक है ना। तो कहीं न कहीं भाई एक क्रिया का प्रतिक्रिया तो मिलेगा ही ना। तो दुर्घटना आशंका और फुकुशिमा और चेरनोबिल जैसी घटनाएं हो सकती हैं। हानियों में आप जान सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। और परमाणु कचरा का निपटान, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक समस्या है। मतलब ये हानि क्या है इसमें कि परमाणु कचरा का जो निपटान है वो बहुत गंभीर समस्या है इसमें। ठीक है, हम तो इसको कर सकते हैं,
यूज कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर सकते हैं, विकास कार्यों में इसको ला सकते हैं। लेकिन जो परमाणु ऊर्जा का जो कचरा है ना, इसको अगर हमारा सही मैनेजमेंट अगर नहीं हुआ तो इससे हमें काफ़ी भारी नुकसान भी सहना पड़ सकता है। और उच्च लागत, भाई इसकी ज़्यादा लागत भी बहुत ज़्यादा है। हानि ये हानि है कि इसकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा उच्च है, हाई उसके रेट पे दर पे उच्च है। और यूरेनियम की उपलब्धता समाप्त होने पर रिएक्टर अर्थहीन, मतलब अगर यूरेनियम की जो हुआ है, अभी तो वैसे ही समस्या भारत के ऊपर है, क्योंकि एनपीटी और सीटीबीटी मैंने जो चर्चा किया था उसकी वजह से कहीं कहीं ये आयात करने में बहुत लोग मतलब उस पर प्रतिबंध है। लेकिन फिर भी इसके पास कम से कम यूरेनियम की उपलब्धता हो पा रही है। और कम यूरेनियम की उपलब्धता होने के कारण यह है कि अगर हमारे पास रिएक्टर्स भी अगर हैं मान लीजिए, तो क्या करेंगे, हमारे पास रिएक्टर सब खाली पड़े रहेंगे। अगर हमारे पास ईंधन ही नहीं तो भट्ठी मतलब हम किस काम में हम लाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, अर्थहीन हो जाएगा, ठीक है ना। और सैन्य उपयोग में प्रयोग कहीं कहीं इसकी हानि के रूप में ही है, ठीक है। अरे भाई दूसरे का जान माल उससे नुकसान हो रहा है तो कहीं कहीं इससे हानियाँ ही तो हैं। और परमाणु हथियार निर्माण का खतरा, परमाणु हथियार निर्माण का खतरा, इससे क्या हो रहा है, जो हम एक सपना देख रहे हैं निशस्त्रीकरण का, परमाणु निशस्त्रीकरण का अथवा शस्त्र निशस्त्रीकरण का, डिसआर्मामेंट्स का जो एक संकल्पना हम बना रहे हैं, उस संकल्पना को भी चकनाचूर करेगा ये, ठीक है ना। क्या जो निशस्त्रीकरण हमारे उसमें है कि हम चाहते हैं कि पूरे विश्व न एनपीटी का सपोर्ट करें न सीटीबीटी का सपोर्ट करें, किसी का सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं, मतलब हमारा देश चाहता है, हमारी सरकारें चाहती हैं कि पूरा विश्व इसको अपने स्तर से समाप्त करे धीरे धीरे। और समाप्त भी कैसे किया जा सकता है भाई इसको, अभी तक की जो समस्याएं जो है, अभी तक की जो बातें चल रही हैं आए दिन, वो ये चल रही हैं कि अगर चाइना के पास मान के चलिए 300, 350, 400 अगर हथियार हैं, परमाणु संपन्न हथियार हैं, और रूस के पास 8000 हथियार हैं, अमेरिका के पास ऐसे ही थोड़ा दूसरे नंबर पे श्रेणी में है, और इस तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास इस तरह से संपन्न हथियार हैं, और भारत जैसे देश के पास मुश्किल से 150 से 200 हथियार हैं। तो अगर ये कहा जाए कि कभी इस तरह से कन्वेंशंस में हुआ क्या कि ये शर्तें रखी गई, ये बातें रखी गई कि आप 150 अपने ख़त्म करो, आप 150 अपने ख़त्म करो, आप 150 अपने ख़त्म करो। तो इस तरह से परमाणु हथियार को 150 करके सबको तो ख़त्म करा रहा है, लेकिन जहाँ 8000 पे जो बैठा है और 6000 पे जो बैठा है उसकी क्या स्थिति है भाई। तो होना क्या चाहिए कि एक निश्चित समय में या एक नियत परसेंटेज में उसको ख़त्म करने की संकल्पना को हमें रखना पड़ेगा, समाप्त करने की संकल्पना कि ऐसा करो भाई, जब तक पता चले हम 150 अपना ख़त्म कर लें और उसके बाद चाइना भी बगल में बैठा हुआ है, उसका 300 है, तो फिर भी उसके पास 150 बचे हुए हैं, तो हम ख़त्म करके बैठ अपने पास नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक निश्चित संकल्पना के साथ कि हर वर्ष 10%, 5% की स्थिति में लोग अपने अपने हथियारों को समाप्त करें, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब 10-20 साल के बाद जो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो संग्राहक है, जैसे रसिया और तमाम लोग हैं, उनके पास भी जाके एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस तरह की संकल्पना के साथ चलें, ठीक है। तो इस तरह की हमारी सोच होनी चाहिए, हमारी सरकारों की सोच होनी चाहिए, या वैश्विक स्तर पर इस तरह की सोच होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रेशियो के अनुसार नहीं ख़त्म करना उसको, एक समय अंतराल के अंदर उसको समाप्त कर देना है। इस तरह की एक संकल्पना हमें बना के चलना। तो डिसआर्मामेंट की जो स्थिति होगी निशस्त्रीकरण की, वो इसी तरह से जाके होगी, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज़ और आप लोग जानते होंगे, 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम जो है मतलब किससे बदला गया। मैंने बताया था एक AI क्या करके था वो, AIET क्या था, AIET करके था। जब भाभा, अब आप लोग देखो भाई, बताओ ये बात नहीं था भाई,
जब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम है AET, ठीक है। AET से 1967 में, ठीक है ना, भाभा मतलब बार्क का नाम रखा गया और 66 में क्या हुआ, भाभा की डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई 66 में। 1 साल के बाद उसको रखा गया। तो ये भी पॉइंट नोट करने लायक है। 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया, AET से बदल दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर जो परमाणु जो अपना है संपन्नता है या परमाणु जो वह है जो है प्लांटेशन जो है परियोजना, इसमें उपाय क्या क्या होने चाहिए भारत के लिए। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रिएक्टर निर्माण एवं विकास हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। जो मेक इन इंडिया के तहत अपने खुद के रिएक्टर्स, न रूस का सहयोग, न फ्रांस का सहयोग, न अमेरिका का, किसी का सहयोग नहीं, खुद का अपना स्वदेशी रिएक्टर विकसित करना चाहिए। हाँ हाँ, दे रहा है। किसको दे रहा है बढ़ावा? निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की तरफ देखिए, मैं आगे भी उसकी चर्चा भी करता हूँ कि कहीं न कहीं जो नीतियाँ हैं भारत परमाणु से संबंधित जो नीतियाँ हैं भारत की, इसका वैश्विक स्तर पे बड़ी सराहना भी की जा रही है और यह माना जा रहा है कि ऐसा जो भी मतलब कॉम्पिटिटर है हमारा, एक तरह से कॉम्पिटिटर ही हुआ, पहल करने वाला ही हुआ परमाणु के मामले में। तो इसकी सराहना इसलिए हो रही है कि एक अच्छा मतलब हुआ है जो है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी इनकी रही, जो कि कभी पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसी रही नहीं है। अथवा इसके अलावा देखिए, नो फर्स्ट यूज के साथ साथ कहीं कहीं वहाँ देखिए वहाँ जो है पाकिस्तान की आलोचना भी हो रही वैश्विक स्तर पे कि भाई नो फर्स्ट यूज की तहत ये पॉलिसी बना रहा है, अपने विकास कार्यों में लगाने की एक पॉलिसी बना रहा है और तरह तरह के जो है इस तरह की सकारात्मक पक्ष को लेके चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश क्या कर रहा है, वहाँ उनकी वैश्विक स्तर पे आलोचना हो रही है और आगे की जो हमारी तत्कालीन गवर्नमेंट है इस पर विचार भी कर रही है इस चीज़ को कि जो भी अभी तक हमने पॉलिसी बनाए हैं, परमाणु जो पॉलिसी बनाए हैं अपनी नीति, इसमें हमें परिवर्तन करने की भी ज़रूरत है। भाई कहीं न कहीं एक आप उदाहरण के तौर से समझिए, अगर तो नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका जैसे देश को डराया और अपने देश क्या कर रहे हैं, एक डिटरेंस मतलब एक पैदा कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। उस डिफरेंस में इसका प्रहार हो रहा है, इसका जो धमकी दे रहा है, एक छोटा सा देश और महारथी को ये धमकी दे रहा है और वह महारथी उसको पलट जवाब नहीं दे रहा है। वजह उसका क्या है कि वो सोच रहा है कि चलो इसको भौंकने दो, इसके भौंकने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। लेकिन कहीं न कहीं 4 लोग ये कह रहे हैं ना, 4 देश के लोग और राष्ट्र के लोग ये तो कह रहे हैं ना कि अरे देखो ये तो जो है अमेरिका को धमका दिया, अमेरिका को हिला दिया है। तो कहीं न कहीं ये जो है उसकी बेइज्जती ही तो हो रही है। तो इसलिए भारत को अपने नीति में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हम उस नीति को नहीं मानने वाले हैं, नो फर्स्ट यूज की नीति को नहीं मानने वाले हैं। हम अपने विकास कार्यक्रम को भी, ठीक है वो चल रहा है, लेकिन हम उसको यौद्धिक कार्यों में भी लगा सकते हैं और बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान या हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो हैं उनके द्वारा अगर कोई हरकत किया जा रहा है, ठीक है, हम इस चीज़ को नहीं कहते नो फर्स्ट यूज। जब वो हमला करेगा तभी हम रहेंगे, तब तो हमला करेंगे, जब बचेंगे तब तो हमला करेंगे ना। जब बचेंगे तो हमला करेंगे कैसे? जब हमारे ठिकानों को, हमारे परमाणु संपन्न हथियारों को जब पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा तो हम फिर उसका प्रत्युत्तर कहाँ से देंगे? तो इसलिए पॉलिसी में परिवर्तन होने की ज़रूरत आ रही है और पॉलिसी में परिवर्तन होने की ज़रूरत इसलिए आ रही है कि उनके बॉर्डर एरिया में जहाँ कहीं भी उनके ठिकाने हों परमाणु से संबंधित, उनको अगर उनकी इस तरह से कुछ प्लानिंग्स चलती हैं, अगर हमारे खुफिया लोगों को, अगर खुफिया डिपार्टमेंट को अगर पता चलता है तो हम इस चीज़ को भूल जाएंगे, नो फर्स्ट यूज। हम तत्काल उनके ठिकानों को समाप्त कर देंगे और ऐसा और भी राष्ट्र कर रहे हैं कि अगर तत्काल उनको अगर पता चल गया किसी माध्यम से तो तत्काल वो समाप्त कर देंगे।
और हमें तो और तेज़ी से पता चल जाएगा। इसरो जैसे हमारी संस्थाएं इतनी आगे हो चुकी हैं, जो पूरे एशिया पे नज़र रख रही है, ऐसे ऐसे उनके पास सैटेलाइट्स हो चुके हैं, तो हमें तो बहुत तेज़ी से पता चलेगा। हमारी खुफिया जो है वह बहुत तेज़ है। तो उस पॉलिसी को हमें अब भूल जाना पड़ेगा, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। अब हमें उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ऐसी संकल्पना हमारी गवर्नमेंट ने की है, ऐसी सोच हमारी गवर्नमेंट की है कि इस तरह की पॉलिसी हमें करना पड़ेगा, हमें अपनी पॉलिसी में परिवर्तन लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी में जो है थोरियम आधारित रिएक्टर तकनीक के विकास पर जोर दिया जाना। उपायों में है, आप उपाय में लिखेंगे थोरियम आधारित रिएक्टर तकनीक के विकास पर जोर दिया जाना। नाभिकीय कचरा प्रबंधन हेतु, अगला पॉइंट, नाभिकीय कचरा प्रबंधन हेतु कड़े नियम एवं दिशा निर्देश के साथ नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार को बढ़ावा देना। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को गति देना। और जो हमारे विकसित मित्र राष्ट्र हैं उनसे इस मामले में सहयोग लिया जाना, जैसे रूस हो गया, और भी जो हमारे राष्ट्र हैं मित्र राष्ट्र, उनसे इस मामले में भी सहयोग लिया जाए। और इसमें इस शर्त के साथ जो है प्रयोग किया जाना कि शांति प्रक्रिया के विकास के कार्यों के लिए ही किया जाए। इस शर्त के साथ कि शांति प्रक्रिया के ही, मान लीजिए ठीक है अपने आप हथियारों को मत नुकसान करो, मत नष्ट करो, जैसे भी है आप, लेकिन एक आप दो तो एक अपनी सहमति तो दो कि जो भी कुछ हम करने वाले हैं वो एक तरह से नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की तरह करेंगे जैसे भारत ने किया। और दूसरा यह है कि जो भी कार्य हम करेंगे विकास के उसमें करेंगे, आप उनको मत नष्ट करो, आप उनको मॉडिफाई कर दो। जो भी ठूस के भरे हुए हैं मिसाइल और बमों में, उनका प्रयोग आप उसमें कर दो, भट्टियों में करो, मत उसको नष्ट करो, मॉडिफाई करो, कुछ करो, फ्यूज करो, उसको समाप्त करके दूसरा काम में मॉडिफाई करो, उसको विकास का कार्यों में ले आइए, उसको मतलब वो संकल्पना दीजिए हमें, वो सारी चीज़ें और शर्तों के साथ वो चीज़ें रखिए हमारे सामने, एक वैश्विक पटल को उसको रखा जाए, ठीक है ना। अब तो समस्या ये भी है ना कि जो मैंने जैसे बताया कि कहीं न कहीं से उस तरह के जो तत्वों को बांध के स्विमिंग पूल, समुद्र और यहाँ वहाँ उसको नीचे गड्ढे में खोद के डाल रहे हैं, तो वही समस्या तो हो रही है भाई कि सबसे खतरनाक तो मान लीजिए थोरियम तो अपने आप में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यूरेनियम जो है अपने आप में यह कुछ नहीं कहा जा सकता कि लाखों हजारों वर्ष के बाद भी उसका असर नहीं हो जाएगा। तो मैंने जापान की घटना तो आपको बताया ही था कि आज भी ऐसी स्थिति हो रही है कि 70 साल के आसपास में होने को है, लेकिन फिर भी जो है समस्या जो है बनी है। 75 साल क्या कितने 78 साल के आसपास 79 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज समस्या वो बनी है और कई हजारों वर्ष बनी रह सकती है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप लोग। 1998 में भारत ने जो 5 परमाणु परीक्षण किए थे, इसमें एक हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण शामिल था। और इसी के साथ ही जो है कुछ हमें
और भी चीज़ें लिखने हैं, एक तरह से क्वेश्चनाइड अपने जानकारी के लिए। हम उसका डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे, लेकिन उसी पर बेस्ड कुछ आप लोग और चीज़ें सर्च भी करेंगे, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 11 मई, और बताइए भाई ब्रह्मोस जो मिसाइल जो विकसित की गई कौन कौन से देश के सहयोग से की गई? कोई भारत और रूस के सहयोग से। और भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के खोसवा नदी, ठीक है ना, इनके नाम पे इसको नाम रखा गया, नामकरण किया गया। इसके आगे और लिख लीजिए। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई। अब आपको इसी से संबंधित जो जितने भी दिवस हैं, हम कहते हैं विज्ञान से ही संबंधित नहीं, और भी बहुत सारे दिवस जितने हैं वो सभी आप नोट करेंगे। खासकर कि पेपर से पहले आने वाले वो सभी दिवस, और अगर प्रयास किया जाए जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में जितने दिवस पढ़ते हैं, ठीक है ना, लगभग सभी प्रयास किया जाए जो लायक हों। मैं बता दूंगा आपको, ग्रुप में भी शेयर किया जा सकता है, तो उसमें ये कुछ बताई जा सकती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये कहाँ है भाई? विशाखापट्टनम। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बंगलुरु। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी है बंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलुरु। और इसके बाद है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा, जैसा कि नाम से ही पता है गोवा। मैं फिर से शुरू बोल देता हूँ। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, भारत डायनामिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एरोनॉटिक्स बेंगलुरु, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा। अच्छा, इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र से संबंधित उत्पाद बनाने वाली कंपनियां और उनके मुख्यालय, आप इनको विशेष रूप से ट्रेस करेंगे, ठीक है ना। फिर से बोले पूरा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, अच्छा, रक्षा क्षेत्र से संबंधित उत्पाद बनाने वाली कंपनियां और उनके मुख्यालय। रक्षा क्षेत्र से संबंधित उत्पाद बनाने वाली कंपनियां और उनके मुख्यालय, ये चीज़ें ट्रेस करेंगे और उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। ये तो कुछ ही हो गए, 2-4 हो गए आपके उसके लिए। अच्छा, उसके बाद हमने जो कुछ चीज़ें आपको पहले भी बताए थे, जैसे त्रिशूल हो गया, सतह से वायु पे मार करने वाली क्षमता है। पृथ्वी हो गया, सतह से सतह पे हो गया। नाग हो गया, ये क्या है भाई? एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। और पिनाका हो गया, ये क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मल्टी बैरल भी समझते हो आप लोग? जैसे बैरल क्या होता है? बैरल मीन्स होता है जैसे नली, जैसे डबल नली की बंदूक होती है, सिंगल नली की बंदूक होती है, तो सिंगल बैरल, डबल बैरल। इसमें मल्टी बैरल है, मतलब उसमें गोल सा पूरा है, उसमें पूरे बैरल ही हैं, पूरे बहुत सारे उसमें भरे गए हुए, धड़ाधड़ छूटते जा रहे हैं।
कई इसमें नदियाँ हैं और कई में से निकल रहे हैं जो है गोला बारूद। तो मल्टी बैरल पिनाका। और पिनाका क्या है भाई? पौराणिक दृष्टि से पिनाका क्या है? शिव जी की धनुष का नाम क्या है? पिनाका। अच्छा, भारत का प्रथम मानव रहित टैंक जिसमें मानव बैठना ही नहीं, इसको मतलब एक तरह से अनमैन्ड टैंक। फर्स्ट अनमैन्ड टैंक मंत्रा, फर्स्ट अनमैन्ड टैंक ऑफ इंडिया मंत्रा। भारत का प्रथम मानव रहित टैंक मंत्रा। और किसी को पता है इंद्र क्या है भाई? इंद्र रडार। अब इंद्र के बारे में तो ठीक है रडार है, लेकिन इसी तरह से रडार के मामले में बहुत सारे रडार हैं। तो मेरे एक एक दो दो चीज़ों के बताने का मतलब ये हुआ कि आप उनसे रिलेटेड चीज़ें सर्च करोगे, ठीक है ना। इंद्र के साथ बहुत सारे और भी रडार हैं, ठीक है ना। और रडार क्या है? ठीक है। और कौन से वैज्ञानिक किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना आपको। उनकी योगदान कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। हो सके तो इसको ग्रुप पे भी शेयर करना और थोड़ा और लोगों के साथ शेयर करना। और जो अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे से भी शेयर करना उसको, ठीक है ना। अब आगे बात आती है सुरक्षा सलाहकार। देखिए, सुरक्षा सलाहकार के मामले में भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर किया था कि जब कारगिल जो वार हुआ, तो कारगिल वार में ऑपरेशन विजय के बाद जो मतलब कारगिल वार की जो समीक्षा जो किया गया, इसके द्वारा के सुब्रमण्यम के द्वारा, जो इसके फादर हैं जयशंकर के जो हमारे विदेश मंत्री, ठीक है ना, उनके फादर थे के सुब्रमण्यम। तो कुछ इस गवर्नमेंट में क्या हुआ कि जब कारगिल वार की जो समीक्षा उन्होंने किया तो उन्होंने क्या बताया, किस चीज़ की जरूरत है हमें? सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। इसका वजह है कि हमें ऐसे पद की, ऐसे उत्तरदायी मतलब रिस्पॉन्सिबल पद की जरूरत है जो तीनों सेनाओं को कवर कर सके। भाई राष्ट्रपति तो ठीक है, तीनों सेनाओं का कमांडर अपने आप, कमांडर इन चीफ, लेकिन तीनों सेनाओं के प्रति जो जवाबदेही मतलब जो है वो किसकी हो सकती है? तो एयर उसमें कौन था? फील्ड मार्शल को हटा के इसका किया गया CDS किया गया। तो इस तरह की जो समीक्षा की गई, इस तरह की जो हमारी कमियां रही अलग अलग युद्ध में, कहाँ कहाँ से क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए एक पद का गठन किया गया CDS का। उसी तरह से 1998 में ही कुछ इसी टाइप की गवर्नमेंट में ही किसका वहाँ पे गठन किया गया? सुरक्षा सलाहकार का, जो नौकरशाह में सबसे शक्तिशाली पद है। अगर ब्यूरोक्रेट्स में देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली पद क्या है? सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अपने आप में सबसे शक्तिशाली पद है, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत जो है नवंबर 1998 में की गई, और आप लोग नोट भी करेंगे इसको। जो अब तक के सुरक्षा सलाहकार रहे हमारे, कुल टोटल 5 रहे हैं। और ब्रजेश मिश्रा फर्स्ट नंबर पे, इसको ब्रजेश मिश्रा, जो कि IFS ब्रैकेट में आप उनके सामने लिख देंगे, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। ब्रजेश मिश्रा नवंबर 1998 से कार्यकाल इनका नोट कर लेंगे। नवंबर 1998 से मई 2004 तक। और आप समझ सकते हैं कि ये जो है वाजपेयी जी की सरकार में रहेगा। दूसरा है JN दीक्षित। ईयर देखिए भाई, कहीं गलत मत करिएगा, ईयर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, नहीं तो समझ में आएगा फिर से मैं बोलूँगा उसको, ठीक है ना। JN दीक्षित, ये क्या है? ये भी IFS थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से जुड़े हुए। मई 2004 से
जनवरी 2005 इनका कार्यकाल रहा। JN दीक्षित IFS मई 2004 से जनवरी 2005 और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में रहे। कुछ चीज़ें इस तरह से पूछ सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में या दूसरे तीसरे चौथे इस तरह से करके जब 5 ही हैं टोटल इस तरह से अभी तक, तो किसी के बारे में पूछ सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछिए। और जबकि पिछले कई ऐसे परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ठीक है, JRF और नेट लेवल के ही परीक्षाओं में ही पूछा गया है। तीसरा है MK नारायण। MK नारायण AIPS जनवरी 2005 से जनवरी 2010 तक इनका कार्यकाल रहा और ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में यही रहे। कहीं से छूट गया क्या भाई? पूरा है। अच्छा, शिवशंकर मेनन अगले हैं। शिवशंकर मेनन AIFS, ये भी IFS है, जनवरी 2010 से मई 2014 तक। डॉक्टर मनमोहन सरकार में ये भी रहे। और अगले और अंतिम जो अभी तक भी चल रहे हैं, ये अजीत डोभाल IPS। और आप लोग अजीत डोभाल जी के जरूर पढ़िएगा, इनके बारे में। इनकी जो है बड़ी मतलब उपलब्धियाँ रही हैं पाकिस्तान और ऐसे कई जगहों पे, जो है इनकी बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं, ठीक है ना। जो खुफिया के मामले में जो है ये राह से जुड़े हुए थे। मई 2014 से अब तक, ठीक है ना। और नरेंद्र मोदी सरकार ये IPS रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक खास बात और, राष्ट्र सुरक्षा जो सलाहकार होते हैं आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री के साथ जो है वो बाहर जाते हैं, विदेश दौरे पे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप जानेंगे, समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। और अगली जो चीज़ें आप लोगों को जो रखने हैं, नोट करने हैं या जानने हैं, कौन कौन से रक्षा मंत्री किस सरकार में रहे हैं, ठीक है ना। ये भी चीज़ें आप लोग कहीं कहीं जानेंगे। इसको भी एक नोट में पॉइंट आउट कर लीजिए कि कौन कौन से लगभग रक्षा मंत्री, ठीक है ना, और किस कार्यकाल में वो रहे, किसके कार्यकाल में, कौन से प्रधानमंत्रित्व काल में रहे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अगला टॉपिक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सहायता प्राप्त संस्थानों को पूर्ण सहायता प्रदान करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE सहायता प्राप्त संस्थानों को पूर्ण सहायता करता है। और जो संस्थान हैं, कुछ हमारे पास इस तरह से 7 जो संस्थान हैं, आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही है नोट कर लेंगे या समझ लेंगे इसको। पहला जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और जो इसके अतिरिक्त जो और भी मतलब हैं, जो सेंटर्स हैं, परिसर जो इसके हैं, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद में। दूसरा है टाटा मेमोरियल सेंटर, वी शुड नो अबाउट दी टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। हमें ज़रूरत है जानने की इनको, और आगे कभी पूछा जाए अगर तो हम उनको बताएंगे। टाटा मेमोरियल सेंटर,
अगला है टाटा मेमोरियल सेंटर। और ये क्या है, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनके विकिरण से बहुत तरह तरह के ऑपरेशन और तरह तरह के जो चिकित्सीय जो पद्धति में जिसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो है ये उपयोग इसका किया जा रहा है ज़्यादातर टाटा मेमोरियल सेंटर में, ठीक है ना। और तीसरा है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तीसरा जो संस्थान है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, साहा डॉक्टर साहा के नाम से है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। और ये कहाँ स्थित है, कोलकाता में। भौतिक विज्ञानी मेघनाथ साहा के नाम पे इसका नाम पड़ा है, ठीक है ना। भौतिक विज्ञानी मेघनाथ साहा, मेघनाद साहा। इसके बाद है भौतिकी संस्थान। भौतिकी संस्थान ये भुवनेश्वर में जो है अवस्थित है। भुवनेश्वर जो कि भारत सरकार का एक ऑटोनॉमस संस्थान है, स्वायत्त शासी संस्था है। ऑटोनॉमस मीन्स जानते हो आप लोग क्या है? स्वायत्त शासी संस्थाएं अगर हैं तो जानते हो आप क्या है स्वायत्त शासी? दबाव तो मतलब यहाँ नहीं है, दबाव तो खैर गवर्नमेंट और तरह तरह की जो प्रतिबंध है और तमाम उसमें है ही, प्रेशर में तो ऐसा रहता ही है उनके देख रेख में। मतलब ये अपने जो समस्त तरह के जो है जो डिसीजंस जो लेते हैं और जो अपने मैनेजमेंट और रख रखाव और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं करते हैं अपने आप से खुद करते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो ये है ऑटोनॉमस की पहचान। अगला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। भाई देर हो रहा है लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। उसके बाद है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, जो कि आप लोग जानते हो कि प्रयागराज में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के बाद हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो कि प्रयागराज में अवस्थित है। 6 हो गए। 7वां है गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई। 1962 में स्थापित किया गया इसको। गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई में 1962 में स्थापित किया गया। अच्छा, इसमें आपके सिलेबस में एक अलग से है जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के बारे में, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। नोट कर लेंगे इसको। जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के बारे में है, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। और इसके निर्माण के लिए प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना है। इसका जो मतलब निर्माण जो होना है एक प्रस्तावित है, परमाणु ऊर्जा के लिए प्रस्तावित है परियोजना है, जो 9,900 मेगावाट 9900 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगा। और यह संयंत्र NPCIL द्वारा निर्मित किया जाएगा। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। NPCIL यह संस्थान जो है NPCIL के द्वारा निर्मित किया जाएगा। ठीक है ना। तो टोकामक के बारे में मैंने बताया है, थोड़ा सा चर्चा किया है। मैं उसको आगे भी मैं पूरा उसका डिटेल में बता दूंगा टोकामक है क्या।
और टोकामक के बारे में आप लोग ठीक से समझ लेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। जो कि अभी देखिए ईस्ट का जो सुधार किया है, उद्घाटन या जो ईस्ट को जो बनाया है चीन ने, जो कि कृत्रिम सूर्य का जो काम कर रहा है, तो टोकामक सिस्टम से ही सब पूरा उसको संचालित किया जा रहा है। टोकामक का उसमें जो है अहम योगदान है। टोकामक नाम का एक जो प्रणाली है, जो इसका सिस्टम है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।